दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया से मलेशिया में किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया से मलेशिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मलेशिया में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितना बजट लग सकता है, आपको बायर कैसे मिलेंगे और तमाम बातें जो इंडिया से मलेशिया में आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मलेशिया की अगर बात की जाए, आमतौर से आप देखिए ये लोग जो एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं इंडिया से, तो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ होती है जहाँ पे वो लोग का ध्यान जाता है। जैसे कि यूएसए में ध्यान जाता है, सऊदी में ध्यान जाता है, दुबई में ध्यान जाता है, यूके में ध्यान जाता है, कनाडा में ध्यान जाता है। ये 4-5 कंट्री ऐसा है जो नया एक्सपोर्टर जैसी एक्सपोर्ट में एंट्री करता है वो इन 4-5 कंट्री के बारे में सोचता है कि इनमें से किसी में एक्सपोर्ट करना है, मगर ये तरीका नहीं है। और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे इंडिया का माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंडिया से जिनके बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि और भी क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस है, यूके है, कनाडा है, ये सब जगह में एक्सपोर्ट करना, खासतौर से यूएस और यूके में एक्सपोर्ट करना नया एक्सपोर्टर के लिए खासतौर से थोड़ा मुश्किल होता है। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, उस रीजंस को हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ईजी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए तकरीबन 200 कंट्री है पूरी दुनिया में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये 200 कंट्री में आपको ये देखना है कि ऑलरेडी इंडिया कहाँ पे बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया इज़ द 11th लार्जेस्ट या 11th बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। 11वें नंबर पे आता है मलेशिया अगर इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माल अगर कहीं एक्सपोर्ट होता है तो वो सबसे पहले यूएसए में होता है, यूएसए के बाद चाइना है, उसके बाद यूएई है। इस तरह से करते करते 11 नंबर पे मलेशिया भी आ जाता है, जो कि एक अच्छा नंबर, यानी कि 11th पोजीशन पे मलेशिया है इंडिया के माल को एक्सपोर्ट करने में। बहुत सा माल इंडिया से मलेशिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। आप भी चाहे तो मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलेशिया में एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बायर नहीं मिलेंगे, ईजी है, ठीक है। तो मलेशिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि मलेशिया में एक्सपोर्ट जो करें तो क्या प्रोडक्ट जो है मलेशिया में एक्सपोर्ट किया जाए। तो देखिए प्रोडक्ट मलेशिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो इंडिया से मलेशिया में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लिस्ट निकाल के लाए हैं जिसमें तकरीबन कुछ टॉप 20 कैटेगरीज है जो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। ये लिस्ट हालांकि और भी बहुत बड़ी है, मगर उतनी बड़ी लिस्ट हम इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्टेड कुछ टॉप 20 कैटेगरी हमने निकाली है। उसमें सबसे पहले आ रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले इंडिया से जो सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है मलेशिया में वो है एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया। उसके बाद मिनरल फ्यूल है, ऑयल है, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट भी हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, मीट और एडिबल ऑफल्स। मीट यानी कि जो गोश्त होता है वो, और एनिमल के दूसरे प्रोडक्ट यानी कि लीवर हो सकता है या ब्रेन हो सकता है या दूसरे खाने की प्रोडक्ट, एडिबल मीट या एडिबल एनिमल का दूसरा ऑफल वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा मशीनरी एक्सपोर्ट हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट हो रहा है, बॉयलर एक्सपोर्ट हो रहा है, जिंक बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा सीरियल एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि दालें, सीरियल में दाल आती है, आप दाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा शुगर और शुगर के कॉन्फेक्शनरी एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं, शक्कर जिसको बोलते हैं, शक्कर एक्सपोर्ट हो रही है। और मीठी खाने की चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, स्वीट्स जिसको बोलते हैं वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आयरन स्टील बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉफ़ी टी एक्सपोर्ट हो रहा है। स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आप चाहे किस तरह का भी मसाला आपके पास हो, कोई मसाला आप मसाला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओर्स, मेटेलिक ओर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये एक्सपोर्ट हो रहा है। केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी दोनों एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ऑयल के सीड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फूड का ग्रेन जो दाना जिसको बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है फूड का। पल्स यानी कि मोती एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रेशियस स्टोन्स बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। जेम्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। आयरन और स्टील का आर्टिकल्स यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ें या स्टील से बनी हुई चीज़ें जो आर्टिकल्स हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फिश यानी कि मछली और
दूसरे खाने के मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि प्रॉन हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं जो खाई जाती हैं समंदर की चीज़ें या दरिया की चीज़ें, वो भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा सॉल्ट यानी कि नमक एक्सपोर्ट हो रहा है, सल्फर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा लाइम यानी कि चूना जिसको बोलते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है। प्लास्टर एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लास्टर पेरिस। इसके अलावा सीमेंट भी बहुत ज़्यादा, सीमेंट वो भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और केमिकल और मेडिकल की इक्विपमेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये टॉप 20 प्रोडक्ट्स कैटेगरी थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। हमने जिस इसमें बताई है आपको, माने कि जिस हिसाब से बताई है उसी हिसाब से इसका एक्सपोर्ट करने का ये भी है। अब देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम दे देंगे जिसमें और प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रही है वो भी मेंशन की हुई। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। रबर एक्सपोर्ट हो रहा है, लीड एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत कुछ। कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गारमेंट जिसको बोलते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है, फैब्रिक एक्सपोर्ट हो रहा है। पॉसिबली हर चीज़ जो है वो इंडिया से मलेशिया में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है। तो मलेशिया आपका एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कीजिए। इतने सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं तो आप किस प्रोडक्ट पे काम कीजिए। तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको आसानी से क्या मिल सकता है। इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर से कोई ऐसा प्रोडक्ट आप चुनिए जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, जो आपको सस्ते दामों पे मिले और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। आपको ऐसे प्रोडक्ट चुनना है जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपको फिर उनमें से ये देखना है कि आपको सस्ते में मिले और फिर आपको ये देखना है क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। तो आप इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं कि आपको मलेशिया में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर आप मलेशिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से तो आप कैसे कर पाइएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको आपके पास जो है लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक कंपनी होना चाहिए। इसको कंपनी आप कह सकते हैं, चाहे आपके पास प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या किसी और फॉर्म की आपके पास कंपनी हो। एक बिजनेस आपके पास लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। उसके बाद उसी बिजनेस के नाम से आपके पास एक जो है करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, किसी बैंक में करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये तीनों जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी बिजनेसमैन जो इंडिया में बिजनेस करता है उसके पास आमतौर से होते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं, अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं तो उम्मीद है कि आपके पास भी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होंगे। अब जो एक्स्ट्रा चाहिए वो है एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं ना, ये आपका एक दिन में बन जाता है। 500 रुपये के लगभग इसकी फीस है, 500 आप दीजिएगा, एक दिन में बन जाएगा। और ये कोड आपको सिर्फ एक बार ही लेना पड़ता है। लाइफ टाइम आप जब भी एक्सपोर्ट कीजिएगा या इम्पोर्ट कीजिएगा ये कोड आपके पास रहेगा और यही काम करेगा। ये कोड का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नंबर मिल गया कि ये नंबर आपका है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर आप जो अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ऑथराइजेशन मिल गई, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको ऑथराइजेशन मिल गई, और ये आपका रेफरेंस नंबर है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं ना। जो फ्रेट फॉरवर्डर आपका काम करेगा या जो आपका सीएचए एजेंट आपका जो काम करेगा वही निकाल सकता है, एक दिन में निकल जाता है 500 फीस है, कोई टेंशन की बात नहीं ना। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। आप इसके बिना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास ये हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है गवर्नमेंट की बॉडीज़ है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तकरीबन 30-32 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बने हुए हैं। हर प्रोडक्ट का रिलेटेड अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। इसका काम है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना इंडिया से। सपोज कीजिए अगर आप स्पाइस यानी कि मसाले आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया से, तो मसाले के लिए एक अलग गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई हुई है या ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसको बोलते हैं स्पाइस बोर्ड। उसका काम होता है, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसका काम होता है कि इंडिया से जो एक्सपोर्टर स्पाइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको हेल्प करना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की ये खुद एक्सपोर्ट नहीं करती बल्कि ये इंडियन एक्सपोर्टर को हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में। हर पॉसिबल हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत पड़ी, आप ये लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो और इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अगर आप मेंबर बनिएगा तो हेल्प के अलावा ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट से आपको एक्सपोर्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से आपको जो इंसेंटिव मिलती है वो भी आपको उस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा तो ही मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है वो नहीं मिलेगा। ये एक आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंसेंटिव अच्छी खासी मिलती है, 5% 10% तक इंसेंटिव मिलती है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाके जो है मेंबरशिप ले लीजिए, प्रोडक्ट चुनिए, अपने प्रोडक्ट रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वहाँ पे जाइए, मेंबर बन जाइए। सालाना फीस होती है, एनुअल फीस होती है।
ये डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये वेरी करता है आपके रिलेटेड। जो आप देखिए कितनी फीस है, किसी की 2000 भी होती है, किसी की 5000 भी होती है, किसी की 8000 भी होती है। ये एनुअल फीस से एक बार दे दिया, साल भर तक कोई पैसे नहीं देना है, अगले साल फिर आपको फीस देना पड़ेगी। तो ये है, बेहतर है कि आप जाके अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसमें जाके आप मेंबर बन जाइए और RCMC वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बस इतनी आपको लगेंगे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको बेसिक नहीं लगेंगे। अब ये है कि आप जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको एक्सपोर्टर ने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग लिया, क्या उसको मान लीजिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसको क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो एक अलग बात है। मगर बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, जो परमानेंट डॉक्यूमेंट है, वो बस इतना ही, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। हो गया, डॉक्यूमेंट की बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आप जो एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अब आपको बायर कैसे मिले, क्योंकि आपने प्रोडक्ट चुन लिया है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बन गए हैं, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपने मेंबरशिप करवा ली है। अब आपको क्या चाहिए, आपको बायर चाहिए। बायर का डेटा ढूंढने से पहले या बायर की इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले आपको अपने एंड में अपने आप को अपना एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी कर लेना है। क्योंकि आप बायर से जब बात कीजिएगा, उसको बताइएगा कि आप एक्सपोर्टर हैं, तो वो भी हो सकता है बैक एंड से चेक करे, गूगल में आपको चेक करे कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं है, या आपकी क्या स्टैंडिंग है, या आप कितने पुराने हैं या कितने नए हैं। तो आपको बायर को पिच करने से पहले, बायर को कांटेक्ट करने से पहले, बायर से बात करने से पहले अपनी एक्सपोर्टर जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एक्सपोर्टर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपनी एक वेबसाइट बनवा लीजिए आप, ठीक है। उस वेबसाइट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आप कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। गूगल का माई बिजनेस पेज आप रेडी कर लीजिए, लिंक्डइन में अपना अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर में, फेसबुक में, ये सब जगह अपना आप एक पेज बना लीजिए, ताकि आप जब बायर को आप पिच कीजिए, अपने बारे में बताइए आप उसको कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो बायर अगर ढूंढे तो आप उसको इंटरनेट पर अवेलेबल रहिए। देखिए आज के टाइम में तकरीबन हर कंपनी, चाहे बड़ी हो छोटी हो, वो इंटरनेट पर अपना प्रेजेंस रखती है, ठीक है। तो बायर अगर आपको ढूंढता है, आपने मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके डायरेक्ट बायर से कॉन्टैक्ट किया और बिना अपना एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी किए बायर अगर आपको क्रॉस चेक करे या ढूंढे, आप उसको इंटरनेट में कहीं नहीं मिली है, तो उसके दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि या तो ये फ्रॉड है या तो एकदम नया एक्सपोर्टर है, तो इससे हम डील ना करें तो बेहतर है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग डरते हैं, एक्सपोर्टर डरता है कि बायर फ्रॉड ना कर ले, तो इम्पोर्टर जो है, जो बायर है, वो भी डरता है कि एक्सपोर्टर फ्रॉड ना कर ले। तो आपको अपनी स्टैंडिंग पहले स्ट्रॉन्ग कर लेनी, उसके बाद आपको बायर से आपको पिच करना है। एक्सपोर्टर प्रोफाइल रेडी होने के बाद आपका पहला काम है बायर का डेटा कलेक्ट कीजिए, बायर की ईमेल आईडी कलेक्ट कीजिए, फ़ोन नंबर कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले सिंपल गूगल सर्च कीजिए, गूगल के जरिए ही आपको बायर के बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप उसको लेके आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए, उसमें आप जितने भी ईमेल एड्रेस आपको मिले हैं सबको आप उसमें आप कॉपी पेस्ट करते जाइए। जब अच्छे खासे आपके पास ईमेल एड्रेस हो जाए तो आप उनको मेल भेजिए। मेल में आपको बहुत लंबा मेल नहीं लिखना है, शॉर्ट मेल लिखना है। अपने आप को शॉर्टली इंट्रोड्यूस करा देना है कि सर वी आर रबर एक्सपोर्टर या वी आर गारमेंट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 10 years 5 years। झूठ मत बोलिएगा, ये नहीं कि आप अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने बोल दिया वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 10 years। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि वो पकड़ लेगा। आपको जो बोलना है, जहाँ तक हो सके सच के हिसाब से, सच के सहारे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सच के सहारे आपको डील क्रैक करनी है, जहाँ तक हो सके झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। आपको बिजनेस की डील मिलेगी, आप सच से ही काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर वो आप पकड़ा जाइएगा, बेकार का कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपको जो है आप वही बताइए, ठीक है। तो आप उससे बात कीजिएगा और 1-2 लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी वेबसाइट की लिंक दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सर प्लीज़ चेक आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल। वो आपकी वेबसाइट चेक करें। वेबसाइट में लंबा डिटेल आप दीजिएगा, एलैबोरेटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में दीजिएगा। ईमेल शॉर्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ईमेल लंबा रहेगा अगर, तो वो लोग लंबे ईमेल को आमतौर से नहीं पढ़ते हैं। शॉर्ट 1-2 सेंटेंस का होगा तो पढ़ भी लेंगे, और अगर पढ़ने के बाद उनको इंटरेस्ट लगा तो हो सकता है वेबसाइट आपकी वो क्लिक करके वेबसाइट में आ भी जाएंगे। जब वो ईमेल से वेबसाइट में आए, इसका मतलब है उनको आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। 1-2 लाइन पढ़ने के बाद, 1-2 सेंटेंस पढ़ने के बाद कुछ इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट हुआ है। वो जो वेबसाइट में आएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। अगर उनको अच्छा लगेगा तो हो सकता है आप इसको वो कॉल करें। ये आपको इस तरह से आपको मेल करना है। मेल आपको एक बार करना है, कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, चांस है। फिर आपको 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा मेल करना है, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा मेल करना है, 1-1 हफ्ते बाद, 2-2 हफ्ते बाद, 1-1 महीने बाद, इस टाइप का थोड़ा टाइम गैप दे के आपको मेल करते रहना है। और फिर आपको जब 2-3 बार मेल कर दिया तो आपको फिर इंडिविजुअल बायर जो है उनको आपको टेलीफोन भी करना है, मोबाइल फ़ोन भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने 1-2 बार जब मेल किया अपनी कंपनी के नाम के साथ, अपने लोगों के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, तो आप 1-2 बार मेल करने के बाद जब कॉल कीजिएगा तो उनको बता भी सकते हैं कि सर हमने आपको मेल किया था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो हमने भी कॉल किया है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आपने जो बात मेल में लिखी है वही बात आप उनको फ़ोन में भी बताइएगा।
फिर फ़ोन में बात कीजिएगा। जब आप फ़ोन में बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्सनल टच आ जाता है, ठीक है। तो उससे भी आपको हो सकता है बायर आपसे माल खरीद ले या आपके ऊपर जो है इंटरेस्ट वो दिखाए, ठीक है। मेल तो उनको बहुत से आते रहते हैं, हर मेल को वो खोलते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। मगर आप फिर भी मेल भेजिएगा, 2-3 मेल के बाद आप कॉल भी कीजिएगा। ये हो गया। बायर मिलने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो हम दे रहे हैं जहाँ पे हमने 22 तरीके बताए हैं जिससे आपको बायर मिल सकते हैं, उसको ज़रूर आप देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं पूछिएगा कि बायर कहाँ से मिलेगा, उसको आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर बायर मिलेगा गूगल सर्च के अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाइए। हर कंट्री का चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है। इंडिया का चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है आपको मलेशिया का चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया में होगा, इंडिया का चेंबर ऑफ कॉमर्स मलेशिया में होगा, वहाँ पे जाइए। एम्बेसी में जाइए, इंडियन एम्बेसी मलेशिया में होगी, मलेशिया की एम्बेसी इंडिया में होगी, वहाँ पे जाइए। ये सब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। यहाँ पे जो आपको बायर की लीड मिलेगी वो ऑथेंटिक जेन्युइन मिलेगी, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट मत चले जाइएगा, पहले मेल कीजिएगा चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी, एम्बेसी को भी। उसके बाद मेल करने के बाद ही वो लोग रिप्लाई देते हैं, इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं। आज मेल कीजिएगा, कल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई देने के बाद मोस्टली वो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि आप आके हमसे पर्सनली विजिट कीजिए। अगर बोलते हैं पर्सनली विजिट करना तो आप इंडिया के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इंडिया की जो एम्बेसी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे आप बायर ले सकते हैं, बायर के लीड जो है वो लोग दे सकते हैं। मगर वो लोग भी अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग लीड जो है वो लोग उसके मतलब अमाउंट चार्ज करते हैं। तो देखिए, अगर आप दे सकते हैं पैसे तो दे दीजिए, देने के बाद आप ले लीजिए, अच्छे खासे आपको बायर मिल जाएंगे। हालांकि उनको अमाउंट चार्ज नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी अमाउंट लोग चार्ज करते हैं या डिमांड करते हैं। आप नेगोशिएट कीजिए उनसे, बोलिए कि इतने नहीं देंगे, उतने नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको फ्री मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है। हर चेंबर ऑफ कॉमर्स, हर एम्बेसी आपसे हो सकता है पैसे चार्ज ना करें, ठीक है। मगर हम लोग के साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस आया है पेश कि वो लोग ने पैसे चार्ज किए हैं, ठीक है, डेटा के लिए। तो आप देखिए, आपको फ्री मिलता है अगर आपको डेटा चेंबर ऑफ कॉमर्स से या इंडियन एम्बेसी से, तो आप ले लीजिए। अगर पैसे मांगते हैं तो कुछ पैसे दे के भी ले लीजिए, आपको तो जेन्युइन डेटा तो मिल जा रहा है बायर का। उसके बाद आप बायर से बात करते रहिए आस्ते आस्ते। अब आपको बायर से बात करना है तो आपको जहन में होना चाहिए कि बायर से आपको क्या चाहिए। आपको बायर से चाहिए एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत है आपको। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आपका मिल गया अगर आपको, तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए कोई 10 एक्सपोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं ना, एक मिल गया आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको बायर से यही बोलना है कि उसको आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर वो दे दे। और शुरू में आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है, याद रखिए। और आपको कोशिश करना है कि एडवांस पेमेंट कर दे। अगर एडवांस पेमेंट नहीं करे तो आपको ट्राई करना है कि एलसी में वो काम करे, लेटर ऑफ क्रेडिट में काम करे। हालांकि एलसी में काम ज़्यादातर इंपोर्टर नहीं करना चाहेंगे, शुरू में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलसी में जो इंपोर्टर एलसी खुलवाता है बैंक से, तो बैंक वाले उस एलसी खुलवाने के लिए भी इंपोर्टर से चार्ज करते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज से बचने के लिए अगर बायर जेन्युइन है फिर भी वो हो सकता है एलसी खोलना ना चाहे, मगर आपकी तरफ से आपको कोशिश करना है कि वो एलसी खोले। आप ये डिमांड कीजिएगा, या एडवांस पेमेंट दे दे, आप ये डिमांड कीजिएगा, ठीक है। अगर एलसी नहीं भी दे, आपको मान लीजिए एडवांस पेमेंट नहीं भी दे, फिर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट क्या टर्म्स है, पेमेंट की जो टर्म्स है उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फ्यूचर वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट के कौन कौन से टर्म्स हैं और आपको कौन से टर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए, आपके लिए कौन सा सेफ रहेगा टर्म, ठीक है। तो ये हो गया, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना है, एडवांस की कोशिश करना है, ये हो गया। आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर जैसे ही मिल जाए ना, आप एक्साइटेड मत हो जाइएगा। आमतौर से होता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना है, लेने के बाद उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद देखना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन है तो फिर आपको थोड़ा रिलैक्स होना है कि हाँ जेन्युइन ऑर्डर मिल गया। अब आपको अपना प्रोडक्ट जो है प्रोक्योरमेंट करना है और करने के बाद आपको जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक और सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना बजट चाहिए। बजट डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर जो है कितना बड़ा है, ठीक है। तो शुरू में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो भी आप उसको मत लीजिए, रिफ्यूज़ कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए, इस बात को याद रखिए। ये बात लोग समझते नहीं है। स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट करने आते हैं, बड़ा ऑर्डर मिलता है, ले लेते हैं, बाद में कुछ लॉस हो जाता है, बैठ के रोते हैं। आप शुरुआत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा ऑर्डर आ रहा है आपके पास, मिल रहा है आपको, फिर भी आप रिफ्यूज़ कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। छोटा ऑर्डर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है प्रैक्टिकली। आप छोटे ऑर्डर को एंटरटेन कीजिए, छोटे ऑर्डर को एक्सपोर्ट कीजिए, उसके बाद 1-2 छोटे ऑर्डर करने के बाद पूरी इन्स एंड आउट्स समझने के बाद अब बड़ा ऑर्डर अगर आपको मिलता है तो आप बड़ा ऑर्डर को लीजिए, ठीक है। ये तरीका है। तो ये हो गया बजट की बात। अब अगर बात कीजिए प्रिकॉशन, जब भी आप एक्सपोर्ट कीजिए आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। अगर आपका माल कहीं कुछ हो जाता है तो आपको इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। बहुत से एक्सपोर्टर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, बाद में उनका माल कुछ हो जाता है, लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बाद में बैठ कर रोना पड़ता है। इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप इंडिया से मलेशिया किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है जहाँ पे है स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में एक लिंक है।
दूसरा लिंक है आपको बायर कैसे मिलेंगे, कम से कम 20-22 तरीके बताए हमने जिसमें आपको बायर ढूंढने में आसानी मिलेगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं पूछिएगा बायर कैसे मिलेंगे, तमाम आपके सवाल बायर मिलने के उसमें हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।